अध्याय 8 शादी। अगले दिन दोपहर 3 बजे हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज बगीचे में लगे बड़े सफेद तंबू के बाहर खड़े थे। वे शादी में आने वाले मेहमानों की राह देख रहे थे। हैरी ने बहुत सारा भेस बदल काढ़ा पी लिया था और अब वह स्थानीय ओटरी सेंट कैचपोल गांव के लाल बालों वाले मगलू लड़के का हमशक्ल बन गया था, जिसके सिर के बाल फ्रेड ने आवाहन मंत्र का प्रयोग करके चुराए थे। योजना यह थी कि हैरी का परिचय कजिन बार्नी के नाम से कराया जाए और उसकी पहचान छिपाने के लिए ढेर सारे वीजली रिश्तेदारों पर भरोसा किया जाए। उन चारों के हाथ में बैठक व्यवस्था का चार्ट था और उन्हें लोगों को सही जगह पर बैठाना था। सफेद दुशालों वाले वेटर 1 घंटे पहले आ गए थे। उनके साथ ही सुनहरे जैकेट वाला बैंड भी आ गया था। ये सभी जादूगर इस वक्त थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हैरी को वहां से पाइप के धुएं की नीली धुंध दिख रही थी। हैरी के पीछे तंबू के प्रवेश द्वार से गद्दीदार सुनहरी कुर्सियों की कतारें दिख रही थी, जो लंबे बैगनी गलीचे के दोनों ओर लगे थे। तंबू को सहारा देने वाले खंभों पर सफेद और सुनहरे फूल लिपटे थे। बेल्ला फ्लर कुछ समय बाद जिस जगह पर पति पत्नी बनने वाले थे, वहां पर फ्रेड और जॉर्ज ने हवा में ढेर सारे सुनहरे गुब्बारे लगा दिए थे। बाहर घास और बागड़ के ऊपर तितलियां और मधुमक्खियां आलस से मंडरा रही थी। हैरी थोड़ी परेशानी में था। जिस मगलू लड़के का उसने भेष बनाया था, वह उससे थोड़ा मोटा था। इस वजह से गर्मी के धूप भरे दिन में उसे अपने ड्रेस दुशाले तंग महसूस हो रहे थे और गर्मी लग रही थी। जब मेरी शादी होगी, फ्रेड ने अपने दुशालों का कॉलर खींचते हुए कहा, तो मैं ऐसे किसी बकवास में नहीं पड़ूंगा। तुम सभी जो चाहो वो पहन सकते हो। मैं शादी खत्म होने तक मम्मी को पूर्ण शरीर बंधन छाप से बांध दूंगा। देखा जाए तो वह आज सुबह ज्यादा बुरी नहीं थी, जॉर्ज ने कहा। हालांकि वे इस बात पर थोड़ी रोई थी कि पर्सी नहीं आया, लेकिन उसे चाहता कौन है। ओह ओह, कमर कस लो, वे लोग आ गए, देखो। चमकीले रंगों वाली आकृतियां एक एक करके अहाते की दूर वाली सरहद पर हवा में से प्रकट हो रही थीं। कुछ ही मिनटों में एक काफिला सा बन गया, जो बगीचे में धीरे धीरे रेंगता हुआ तंबू की ओर आने लगा। जादूगरनियों के हैट पर अनोखे फूल और फड़फड़ाते हुए सम्मोहित पक्षी थे, जबकि कई जादूगरों की टाई में कीमती रत्न चमक रहे थे। रोमांचित गपशप की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और भीड़ के तंबू के पास आने पर मधुमक्खियों की आवाज दब गई। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ फ्रेंच मोहिनियां दिख रही हैं। जॉर्ज ने उन्हें अच्छे से देखने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची की। उन्हें हमारी परंपराओं को समझाने में मदद चाहिए होगी, मैं उन्हें संभालता हूँ, फ्रेड ने कहा। इतनी जल्दी नहीं कनकटे। फिर वह काफिले में सबसे आगे आ रही अधेड़ जादूगरनियों के समूह के पास से भागता हुआ गया और दो सुंदर फ्रेंच लड़कियों से बोला, मदाम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़कियां हंसते हुए उसके साथ अंदर चली गईं। जॉर्ज अधेड़ जादूगरनियों को जगह बताने लगा। रॉन ने मिस्टर वीजली के मंत्रालय के पुराने सहकर्मी परकिंसन को संभाला, जबकि हैरी के पल्ले थोड़े बहरे बूढ़े दंपत्ति पड़े। जब हैरी दोबारा तंबू से बाहर निकला तो उसने एक परिचित आवाज सुनी। वाह! टोंक्स और ल्यूपिन कतार में सबसे आगे थे। इस मौके पर टोंक्स ने अपने बाल सुनहरे कर लिए थे। जब हैरी उन्हें उनकी कुर्सी तक ले गया तो टोंक्स फुसफुसाकर बोली, आर्थर ने मैं बताया था कि तुम घुंघराले बालों वाले हो। कल रात के लिए माफ करना। इस वक्त मंत्रालय का रुख नरभेड़िया विरोधी है और हमने सोचा कि हमारा वहां रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, हैरी ने कहा। हालांकि उसने ये बात टोंग से कम ल्यूपिन से ज्यादा कही थी। ल्यूपिन उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके मुड़ते समय हैरी ने देखा कि उनका चेहरा एक बार फिर से दुखी हो गया था। वह इस बात को नहीं समझ पाया, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। हैग्रिड काफी परेशानियां खड़ी कर रहा था। फ्रेड के निर्देश गलत समझने के कारण वह पीछे वाली कतार में रखी जादुई रूप से बड़ी की गई कुर्सी पर नहीं बैठा था, जो खास तौर पर उसके लिए रखी गई थी। इसके बजाय वह 5 कुर्सियों पर बैठा था, जो इस वक्त पिचक कर माचिस की सुनहरी डिब्बियों जैसी दिख रही थी। जब मिस्टर वीजली ने कुर्सियों की मरम्मत कर दी और हैग्रिड ने हर सुनने वाले से ऊंचे स्वर में माफी मांग ली, तो हैरी जल्दी से प्रवेश द्वार पर आ गया। वहां रॉन एक बहुत अजीब दिखने वाले जादूगर के सामने खड़ा था। यह जादूगर थोड़ा महंगा था। उसके सफेद बाल कंधे तक लंबे थे। उसकी टोपी का फुदना उसकी नाक के सामने लटक रहा था। उसके दुशाले का रंग अंडे की जर्दी जैसा पीला था, जिससे आंखों में पानी आ रहा था। उसके गले में एक सुनहरी गेंद चमक रही थी, जिस पर त्रिकोणीय आग जैसा अजीब प्रतीक बना हुआ था। जेनोफिलियस लवकुड, उसने हैरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरी बेटी और मैं पहाड़ पर रहते हैं। बिजली परिवार का आमंत्रण पाकर हम सम्मानित हुए, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी लूना को जानते हो, उन्होंने रॉन से पूछा। हाँ, रॉन ने कहा।
क्या वो आपके साथ नहीं आई? वो सुंदर से छोटे बगीचे में बोनो से हेलो कहने के लिए रुक गई है। कितना बढ़िया समूह है। बहुत कम जादूगरों को यह एहसास है कि हम इन समझदार बोनों से कितना कुछ सीख सकते हैं, या उन्हें उनके सही नाम जर्नुम्बली गॉर्डेंसी से पुकार सकते हैं। हमारे बौने तो बहुत बढ़िया गालियां जानते हैं, रॉन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वे उन्हें फ्रेड और जॉर्ज ने सिखाई हैं। जब रॉन जादूगरों के एक समूह को तंबू के भीतर ले जा रहा था तो लूना भागती हुई आई। हेलो हैरी, उसने कहा। अरे मेरा नाम बार्नी है, हैरी ने हैरान होते हुए कहा। ओह, तो तुमने नाम भी बदल लिया है? उसने उत्साह से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? ओह, तुम्हारे चेहरे के भाव से, लूना ने कहा। अपने पिता की तरह लूना भी चमकीले पीले दुशाले पहनी थी, जिसके साथ उसने अपने बालों में सूर्यमुखी का बड़ा फूल लगा लिया था। उसकी चमक का आदी होने के बाद सामान्य प्रभाव काफी सुखद था। कम से कम उसके कानों से गाजरें तो नहीं लटक रही थीं। जेनोफिलियस एक परिचित से गहरी चर्चा में डूबे थे, इसलिए उन्होंने लूना और हैरी की बातचीत नहीं सुनी। उस जादूगर से विदा लेने के बाद वे अपनी बेटी की ओर मुड़े। लूना ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, देखिए डैडी, मुझे एक बौने ने काट लिया। बहुत अच्छा हुआ। बौनों की लार बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, मिस्टर लववुड ने कहा और लूना की उंगली को पकड़कर घाव को देखा। लूना मेरी बच्ची, अगर आज तुम्हें अपने भीतर कोई प्रतिभा जोर मारती महसूस हो, शायद ओपेरा गाने की अप्रत्याशित इच्छा या जल भाषा में भाषण देने की इच्छा, तो उसे दबाना मत। हो सकता है बोनो ने तुम्हें यह प्रतिभा दी हो। उनकी विपरीत दिशा में जा रहा रॉन जोर से हंस दिया। रोहन को हंसने दो, लूना ने शांति से कहा, जब हैरी उसे और जेनोफिलियस को उनकी कुर्सियों की ओर ले गया। डैडी ने बोनो के जादू पर काफी शोध किया है। सचमुच, हैरी ने कहा, जिसने काफी समय पहले ही यह फैसला कर लिया था कि वह लूना या उसके पिता के अजीब विचारों का विरोध नहीं करेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस घाव पर मरहम तो नहीं लगवाना चाहती? ओह, यह ठीक है, लूना ने कहा, जो सपनीले अंदाज में अपनी उंगली चूस रही थी और हैरी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तुम जम रहे हो। मैंने डैडी को बताया था कि ज्यादातर लोग शायद ड्रेस दुशाले पहनेंगे, लेकिन उनका मानना है कि शादी में सूरज के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, खुशकिस्मती के लिए। जब वो अपने पिता के पीछे चली गई तो रॉन दोबारा प्रकट हुआ। वह एक बूढ़ी जादूगरनी को लेकर जा रहा था, जो उसकी बाह पकड़े थी। चोट जैसी नाक, लाल फ्रेम वाले चश्मे और पंखों वाले गुलाबी हैट के कारण वह जादूगरनी किसी बदमिजाज फ्लेमिंगो जैसी दिख रही थी। और तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं रोनाल्ड, एक पल के लिए तो मैं तुम्हें जिनी समझी थी। मार्लिन की दाढ़ी, जेनोफिलियस लवगुड यह क्या पहने हैं? वह तो ऑमलेट जैसा दिख रहा है। और तुम कौन हो? उन्होंने हैरी से तेज स्वर में पूछा। ओह हाँ, म्यूरल आंटी, यह हमारा कजिन बार्नी है। एक और वीजली, तुम लोग तो बॉनो की तरह बच्चे पैदा करते हो। हैरी पॉटर नहीं आया? मैं उससे मिलने की उम्मीद कर रही थी। रोनाल्ड, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारा दोस्त है, या फिर तुम यूं ही डींगे हाँक रहे थे। नहीं, वो नहीं आ पाया। बहाना बना दिया होगा, है ना? इतना बेवकूफ नहीं है जितना अखबार में छपे फोटो में दिखता है। मैं भी दुल्हन को बता ही रही थी कि मेरे मुकुट को सबसे अच्छी तरह कैसे पहनना है, उन्होंने हैरी से चिल्ला कर कहा। जानते हो, पिशाचों का बनाया हुआ है और सदियों से मेरे खानदान में है। दुल्हन सुंदर है, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी है। अच्छा, अच्छा, मेरे लिए कोई अच्छी कुर्सी खोज दो रोनाल्ड, मैं 107 साल की हो चुकी हूँ और मुझे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। रॉन ने जाते जाते हैरी पर अर्थपूर्ण निगाह डाली और कुछ समय तक नहीं लौटा। जब वे अगली बार प्रवेश द्वार पर मिले तब तक हैरी 1 दर्जन लोगों को उनकी जगह दिखा चुका था। तंबू अब अच्छी तरह से भर चुका था और पहली बार बाहर लोगों की कतार नहीं थी। म्यूरियल तो किसी बुरे सपने की तरह है, रॉन ने आस्तीन से माथा पोंछते हुए कहा। वे हर साल क्रिसमस पर आधमकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि फिर वे बुरा मान गई, क्योंकि डिनर पर फ्रेड और जॉर्ज ने उनकी कुर्सी के नीचे गोबर बम फोड़ दिया था। डैडी हमेशा कहते हैं कि वे उन दोनों को अपनी वसीयत में से कुछ नहीं देंगी, जैसे उन लोगों को परवाह हो इसकी। वे जिस तरह प्रगति कर रहे हैं उससे वे जल्दी ही परिवार में सबसे अमीर बन जाएंगे। वाह, उसने आगे कहा और पलकें थोड़ी तेजी से झपकाई जब हरमाइनी तेजी से उनकी तरफ आई। तुम बहुत बढ़िया दिख रही हो। हमेशा हैरानी का अंदाज रहता है, हरमाइनी ने कहा, हालांकि वह मुस्कुरा दी। उसने गुलाबी जामुनी रंग की तैरती हुई सी पोशाक पहनी थी, जो उसकी ऊंची ज्योतियों से मेल खा रही थी। उसके बाल रेशमी और चमकीले थे। म्यूरियल आंटी को ऐसा नहीं लगता है। मैं अभी उनसे ऊपर की मंजिल पर टकराई थी, जब वे फ्लर को मुकुट दे रही थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, हे भगवान, यह मगलू लड़की है। और फिर बोली, बुरा हुलिया और पतने टकने। बुरा मत मानना, वे सबकी बुराई ही करती हैं, रॉन ने कहा।
म्यूरल के बारे में बात कर रहे हो? जॉर्ज ने पूछा, जो फ्रेड के साथ तंबू में से निकलकर आ गया था। हाँ, उन्होंने अभी अभी मुझे बताया कि मेरे कान तिरछे हैं। बूढ़ी चमगादड़, काश अंकल बिलियस अब भी हमारे साथ होते। वे शादियों में रंग जमा देते थे। क्या ये वही नहीं है जो ग्रिम दिखने के 24 घंटे के भीतर मर गए थे? हरमाइनी ने पूछा। हाँ वही, वे अंत में थोड़े अजीब हो गए थे, जॉर्ज ने कहा। लेकिन अजीब होने से पहले वे पार्टी की जान थे, फ्रेड ने कहा। वे फायर विस्की की पूरी बोतल खत्म कर लेते थे, फिर डांस फ्लोर तक भाग कर जाते थे, अपने दुशाले ऊपर कर लेते थे और अंदर से फूलों के गुच्छे निकालते थे। वे बहुत मजेदार लगते हैं, हरमाइनी ने कहा, जबकि हैरी हंसते हंसते दोहरा हो गया। किसी कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की, रॉन बोला। बड़ी हैरानी की बात है, हरमाइनी ने कहा। वे इतना ज्यादा हंस रहे थे कि उनमें से किसी ने भी देर से आने वाले एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। मुड़ी हुई बड़ी नाक, मोटी काली बोहें और काले बालों वाला एक युवक आ गया था। उसने रॉन की तरफ अपना आमंत्रण बढ़ाया और हरमाइनी को देखते हुए बोला, तुम शानदार दिख रही हो। विक्टर! हरमाइनी चीखी और उसके हाथ से उसका छोटा सा हैंडबैग छूट गया, जिससे धम की बहुत तेज आवाज हुई, जो बैग के आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। शर्मा कर उसे उठाते हुए वो बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम भी। कितना अच्छा हुआ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हो? रॉन के कान एक बार फिर लाल हो गए। उसने क्रम के आमंत्रण पत्र पर इस तरह निगाह डाली जैसे उसे इसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं हो रहा हो। फिर उसने जोर से पूछा, तुम यहाँ कैसे? फ्लर ने मुझे आमंत्रित किया है, क्रम ने बोहें उठाकर कहा। हैरी को क्रम से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए उसने क्रम से हाथ मिलाया। फिर उसने यह महसूस किया कि क्रम को रॉन से दूर रखने में ही समझदारी है, इसलिए वह उसे उसकी कुर्सी दिखाने ले गया। जब वे अच्छी तरह भर चुके तंबू में दाखिल हुए तो क्रम ने कहा, तुम्हारा दोस्त मुझे देखकर खुश नहीं हुआ, या फिर वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसने हैरी के लाल घुंघराले बालों पर नजर डालते हुए कहा। कजिन है, हैरी बुदबुदाया, लेकिन क्रम दरअसल सुन नहीं रहा था। उसके आने से हलचल पैदा हो गई थी, खासकर मोहिनियों में। आखिर वो मशहूर क्विडिच खिलाड़ी था। जब लोग उसे अच्छे से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे, तो रॉन, हर्माइनी, फ्रेड और जॉर्ज जल्दी से रास्ते से हट गए। अब बैठने का समय है, फ्रेड ने हैरी से कहा, वरना दुल्हन हमें कुचल डालेगी। हैरी, रॉन और हर्माइनी फ्रेड तथा जॉर्ज के पीछे दूसरी कतार में अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी दिख रहा था और रॉन के कान अब भी लाल थे। कुछ पल बाद उसने हैरी से बुदबुदा कर कहा, तुमने देखा, उसने मूर्खतापूर्ण छोटी दाढ़ी रख ली है। हैरी ने बगैर कुछ कहे हाँ कर दी। गर्म तंबू में उम्मीद भरा एहसास था। बुदबुदाहट भरी बातचीत के बीच लोगों की हंसी सुनाई दे रही थी। मिस्टर और मिसेस वीजली रिश्तेदारों की ओर देखकर मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए मंच तक चल कर गए। मिसेस वीजली जामुनी रंग के नए दुशाले और इसी रंग का हैट पहनी थी। एक पल के बाद बिल और चार्ली तंबू के सामने खड़े हो गए। दोनों ने ड्रेस दुशाले पहन रखे थे और उनके बटन के छेद में बड़े सफेद गुलाब लगे थे। फ्रेड ने सीटी बजाई और मोहिनियां हंसने लगी। फिर जब सुनहरे गुब्बारों से संगीत निकलने लगा तो भीड़ खामोश हो गई। हरमाइनी ने अपनी सीट पर मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा और बोली, ऊ। बैठे हुए जादूगर और जादूगरनियों की आह निकल गई जब मिस्टर डेलाकॉर और फ्लर मंच पर चढ़े। फ्लर जैसे हवा में तैरती हुई जा रही थी और मिस्टर डेलाकॉर उछलते तथा मुस्कुराते हुए जा रहे थे। फ्लर ने बहुत सादी सफेद पोशाक पहनी थी और उसमें से बहुत तेज सफेद चमक निकलती दिख रही थी। हालांकि आमतौर पर उसकी चमक के आगे सभी लोग फीके दिखते थे, लेकिन आज उसकी चमक से आसपास वालों की सुंदरता बढ़ रही थी। जिनी और गैब्रियल सुनहरी पोशाक पहने थी और सामान्य से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जब फ्लर बिल के पास पहुंच गई तो बिल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो कभी फेनरिल ग्रेबिक से मिला हो। देवियों और सज्जनों, एक थोड़ी सुरीली सी आवाज आई। हैरी को यह देखकर थोड़ा सदमा लगा कि गुच्छेदार बालों वाले जिस नाटे जादूगर ने डंबलडोर की अंत्योष्टि कराई थी, वही अब बिल और फ्लर के सामने खड़ा था। आज हम यहाँ दो निष्ठावान आत्माओं के मिलन का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हाँ, मेरे मुकुट के कारण हर चीज बढ़िया हो गई है, म्यूरल आंटी थोड़ी तेज आवाज में बोली। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिनी ने काफी नीचे गले वाली ड्रेस पहनी है। जिनी ने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा और हैरी को आंख मारी, लेकिन तुरंत ही सामने की तरफ देखने लगी। हैरी का दिमाग तंबू से दूर चला गया। वह उन दोपहरों को याद करने लगा जो उसने जिनी के साथ स्कूल के मैदान के वीरान हिस्सों में बिताई थी। यह बहुत पुरानी बात लग रही थी। ऐसा लग रहा था
कि वे दिन असली हो ही नहीं सकते थे, जैसा उसने किसी सामान्य व्यक्ति की जिंदगी से कुछ सुनहरे घंटे चुरा लिए थे, जिसके माथे पर बिजली गिरने जैसा निशान नहीं था। विलियम आर्थर, क्या तुम फ्लर इजाबेल को? सामने वाली कतार में मिसेस वीजली और मैडम डेलाकॉर्ट दोनों ही चुपचाप लेस लगे रुमाल में सुबक रही थी। तंबू के पीछे से ट्रम्पेट जैसे आवाजें आ रही थी, जिससे सबको पता चल गया कि हैग्रिड ने अपना टेबल क्लॉथ जितना बड़ा रुमाल निकाल लिया था। हरमाइनी मुड़ी और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। तो मैं तुम्हारे आजीवन बंधन में बंधने की घोषणा करता हूँ। गुच्छेदार बालों वाले जादूगर ने अपनी छड़ी बिल और फ्लर के ऊपर उठाई। उन पर चांदी जैसे सितारों की बारिश हो गई, जो उनकी जुड़ी हुई आकृतियों के चारों ओर चमकने लगे। फ्रेड और जॉर्ज के तालियां बजाते ही ऊपर टंगे सुनहरे गुब्बारे फूट गए। उनमें से सुंदर चिड़िया और छोटी सुनहरी घंटियां उड़ी। कोलाहल में चिड़ियों के गीत और घंटियों की आवाज भी शामिल हो गई। देवियों और सज्जनों, गुच्छेदार बालों वाले जादूगर ने कहा, मेहरबानी करके खड़े हो जाएं। वे सभी खड़े हो गए, हालांकि म्यूरल आंटी जोर से बड़बड़ाने लगी। जादूगर ने अपनी छड़ी लहराई। जिन कुर्सियों पर वे बैठे थे वे हवा में उठी और तंबू की कैनवास की दीवारें ओझल हो गई। अब वे सुनहरे खंभों पर टिके शामियाने के नीचे खड़े थे। धूप से चमकते बगीचे और पास की हरियाली का सुंदर दृश्य दिख रहा था। इसके बाद तंबू के बीच से पिघलते सोने का लावा फैलने लगा, जिससे एक चमकता हुआ डांस फ्लोर बन गया। छोटी सफेद कपड़ों वाली टेबलों के आसपास कुर्सियां धीरे से तैरती हुई जमीन तक आईं और जम गईं। सुनहरे जैकेट वाला बैंड मंच की तरफ आ गया। बहुत बढ़िया, रॉन ने तारीफ के स्वर में कहा, जब वेटर्स सभी तरफ खाने पीने का सामान सर्व करने लगे। कुछ कद्दू के जूस, बटर बियर और फायर विस्की की चांदी की ट्रे लिए थे। बाकी टॉट्स और सैंडविच के ढेर लेकर आ रहे थे। हमें चलकर उन्हें बधाई देनी चाहिए, हरमाइनी ने पंजे के बल खड़े होकर उस तरफ देखते हुए कहा, जहां बिल और फ्लर बधाइयां देने वालों की भीड़ के पीछे छिप गए थे। हमें बाद में काफी समय मिलेगा, रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा और पास से गुजरती ट्रे से 3 बटर बियर उठाकर एक हैरी को दे दी। हरमाइनी, चलकर एक टेबल झपट लेते हैं। वहां नहीं, म्यूरियल के आसपास नहीं। रॉन खाली डांस फ्लोर के पार आगे आगे चल दिया और चलते वक्त दाएं बाएं देखता रहा। हैरी को यकीन था कि वो क्रम को खोज रहा था। जब तक वे तंबू के दूसरी ओर पहुंचे ज्यादातर टेबलें भर चुकी थी। सबसे खाली वही थी जिस पर लूना अकेली बैठी थी। अगर हम तुम्हारे पास बैठ जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? रॉन ने पूछा। बैठ जाओ, उसने चहकते हुए कहा। डैडी अभी अभी बिल और फ्लर को तोहफा देने गए हैं। रॉन ने व्यंग से कहा। तोहफा क्या है, गडी रूट्स की जिंदगी भर की खुराक? हरमाइनी ने टेबल के नीचे से उसे लात मारी, लेकिन गलती से वह हैरी के पैर पर पड़ गई। दर्द के कारण हैरी की आंखों में पानी आ गया और वह कुछ पल तक बातचीत नहीं सुन पाया। बैंड दोबारा बजने लगा। बिल और फ्लर सबसे पहले डांस फ्लोर पर पहुंचे, जिस पर काफी तालियां बजी। कुछ समय बाद मिस्टर वीजली मैडम डेलाकोर को डांस फ्लोर पर ले गए और उसके बाद मिसेस वीजली और फ्लर के डैडी भी डांस करने लगे। मुझे यह गाना बहुत पसंद है, लूना ने वॉल्स जैसे धुन पर लहराते हुए कहा। कुछ पल बाद वो खड़ी होकर डांस फ्लोर तक तैरती हुई सी गई और अकेली ही अपनी जगह पर घूमने लगी। उसकी आंखें बंद थी और हाथ लहरा रहे थे। वह जोरदार है ना? रॉन ने प्रशंसा से कहा। हमेशा कीमत वसूल हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। लूना की खाली सीट पर विक्टर क्रम आकर बैठ गया था। हरमाइनी खुशी से बौखलाई दिख रही थी, लेकिन इस बार क्रम उसकी तारीफ करने नहीं आया था। उसने गुस्से भरी त्योरी चढ़ाकर पूछा, पीले वालों वाला वह आदमी कौन है? वे जेनोफिलियस लवगुड हैं, उनकी बेटी हमारी दोस्त है, रॉन ने कहा। उसके आक्रामक अंदाज से यह स्पष्ट था कि वे उसकी आग्रह के बावजूद जेनोफिलियस पर हंसेंगे नहीं। फिर उसने हरमाइनी से तत्काल कहा, चलो चलकर डांस करते हैं। हरमाइनी हैरान लेकिन खुश दिखने लगी। वे उठकर खड़े हुए और डांस फ्लोर पर बढ़ती भीड़ में गायब हो गए। ओह, वे अब एक साथ घूमने लगे हैं? क्रम ने पूछा, जो पल भर के लिए विचलित हो गया था। एक तरह से, हैरी ने कहा। तुम कौन हो? क्रम ने पूछा। बार्नी वीजली, उन्होंने हाथ मिलाया। बार्नी, तुम इस लवगुड को अच्छी तरह से जानते हो? नहीं, मैं उनसे आज ही मिला हूं। क्यों? क्रम ने अपने ड्रिंक के ग्लास के ऊपर से जेनोफिलियस को गुस्से से घूरा, जो डांस फ्लोर की दूसरी तरफ कुछ जादूगरों से बतिया रहे थे। क्रम ने कहा,
अगर वह फ्लर का मेहमान नहीं होता तो मैं उसके साथ यहीं पर द्वंद्व युद्ध करता, क्योंकि उसने सीने पर वह गंदा निशान लटका रखा है। निशान? हैरी ने भी जेनोफिलियस की ओर देखते हुए कहा। उनके सीने पर अजीब सी त्रिकोणीय आंख चमक रही थी। क्यों, उसमें क्या बुराई है? ग्रिंडलवाल्ड, वह ग्रिंडलवाल्ड का निशान है। ग्रिंडलवाल्ड, वह शैतानी जादूगर जिसे डंबलडोर ने हराया था? वही। क्रम के जबड़े की मांसपेशियां इस तरह हिल रही थी जैसे वो कुछ चबा रहा हो। फिर वह बोला, ग्रिंडलवाल्ड ने कई लोगों को मारा था, जिसमें मेरे दादाजी भी शामिल थे। जाहिर है वह इस देश में कभी ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। लोग कहते हैं कि वह डंबलडोर से डरता था, जो सही भी था, क्योंकि अंत में उन्होंने ही उसे हराया। लेकिन यह, उसे जेनोफिलियस की ओर उंगली उठाते हुए कहा, यह उसी का निशान है। मैं इसे एकदम पहचान गया था। जब ग्रिंडेलवाल्ड डर्मस्ट्रैंग में पढ़ता था तो उसने इसे वहां की दीवार पर बना दिया था। बाद में कई मूर्खों ने इसे अपनी कॉपियों और कपड़ों पर बना लिया, क्योंकि वे दूसरों को सदमा पहुंचाना चाहते थे और खुद को प्रभावशाली दिखाना चाहते थे, जब तक कि ग्रिंडेलवाल्ड के शिकार परिवारों ने उन्हें सबक नहीं सिखा दिया। क्रम ने खतरनाक तरीके से अपनी उंगलियां चटकाई और जेनोफिलियस को गुस्से से घूरने लगा। हैरी उलझन में पड़ गया। यह बहुत ही अविश्वसनीय लगता था कि लूना के डैडी शैतानी जादू के समर्थक हों और तंबू में किसी ने भी उस त्रिकोणीय पुरातन लिपि जैसे आकार को नहीं पहचाना हो। और क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह ग्रिंडलवाल्ड का निशान है? गलती का सवाल ही नहीं है, क्रम ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कई साल तक इसके पास से गुजरा हूं, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। देखो, एक संभावना है, हैरी ने कहा। शायद जेनोफिलियस को इस निशान का मतलब ही नहीं पता होगा। लवकुड परिवार थोड़ा असामान्य है। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये क्रम्पल हॉर्ड स्नोरकैक के सिर की आकृति या ऐसी ही कोई चीज हो। किसके सिर की आकृति? देखो, मुझे नहीं मालूम कि स्नोरकैक क्या बला है, लेकिन लवगुड और उनकी बेटी छुट्टियों में उनकी तलाश में जाते हैं। हैरी को महसूस हुआ कि वह लूना और उसके पिता के बारे में ज्यादा अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। वह उनकी बेटी है, उसने लूना की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अकेली नाच रही थी और अपने सिर के ऊपर अपनी बाहें लहरा रही थी, जैसे कीड़े मकोड़ों को भगाने की कोशिश कर रही हो। वह ऐसा क्यों कर रही है? क्रम ने पूछा। शायद चिकरघिन्नी कीटों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है, हैरी ने कहा, जिसने लक्षण पहचान लिए थे। क्रम दुविधा में था कि कहीं हैरी उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। उसने दुशालों के भीतर से अपनी छड़ी निकाली और खतरनाक तरीके से अपनी जांग पर ठोकी। इसके सिरे से चिंगारियां उड़ने लगी। गैग्रोविच! हैरी जोर से बोला। क्रम चौंक गया, लेकिन हैरी इतना रोमांचित था कि उसे परवाह नहीं थी। क्रम की छड़ी देखकर उसे याद आ गया था। त्रिकोणीय टूर्नामेंट के पहले ओलिवेंडर इसे लेकर उसकी जांच कर रहा था। उसके बारे में क्या? क्रम ने संदेह से पूछा। वो छड़ी बनाता है। मैं जानता हूँ, क्रम ने कहा। उसने तुम्हारी छड़ी बनाई है, इसलिए मेरे दिमाग में क्विडिच का विचार आया था। क्रम का शक अब गहरा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि गैग्रोविच ने मेरी छड़ी बनाई है? मैंने कहीं पढ़ा था, हैरी ने कहा। प्रशंसकों की किसी मैगजीन में। उसने तत्काल झूठ गढ़ा, जिससे क्रम थोड़ा संतुष्ट दिखने लगा। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने कभी अपने प्रशंसकों को अपनी छड़ी के बारे में बताया हो। तो गैग्रोविच आजकल कहाँ है? क्रम हैरान दिखने लगा। वह कुछ साल पहले रिटायर हो गया है। मैं गैग्रोविच से छड़ी खरीदने वाले आखिरी लोगों में से था। वे सबसे अच्छी होती हैं। हालांकि मैं जानता हूँ ब्रिटेन के लोग ओलिवेंडर को ज्यादा अच्छा मानते हैं। हैरी ने जवाब नहीं दिया। वो भी क्रम की तरह नाचने वालों को देखने का नाटक करने लगा, लेकिन वह तेजी से सोच रहा था। तो वोल्डेमॉर्ट मशहूर छड़ी साज की तलाश कर रहा था, और इसका कारण खोजने के लिए हैरी को ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट जानना चाहता होगा कि जब उसने उस रात को आसमान में हैरी का पीछा किया था, तो हैरी की छड़ी ने वह अजीब हरकत क्यों की थी। हॉली और माया पंछी के पंख वाली छड़ी उधार की छड़ी से जीत गई थी, जिसकी ओलिवेंडर को उम्मीद भी नहीं थी और जिसका वह कारण भी नहीं समझ पाया था। क्या गैग्रोविच ओलिवेंडर से ज्यादा जानता होगा? क्या वो वास्तव में ओलिवेंडर से ज्यादा निपुण होगा? क्या वो छड़ियों के बारे में ऐसा रहस्य जानता होगा जो ओलिवेंडर नहीं जानता है? वह लड़की बहुत अच्छी दिख रही है, क्रम ने कहा और हैरी को माहौल में वापस खींच लिया। क्रम जिनी की ओर इशारा कर रहा था, जो अभी अभी लूना के पास आई थी। क्या वह भी तुम्हारी रिश्तेदार है? हाँ, हैरी ने अचानक चिढ़ते हुए कहा। और उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो लड़का बहुत ईर्ष्यालु है, लंबा चौड़ा है, उससे टकराने में समझदारी नहीं है।
क्रम ने हुनकार भरी। उसने अपना प्याला खाली किया और खड़े होते हुए कहा, अंतरराष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी होने से क्या फायदा अगर सभी अच्छी दिखने वाली लड़कियां पहले से ही किसी के साथ घूम रही हों। वह चल दिया। हैरी ने पास से गुजरते वेटर से एक सैंडविच ले लिया और भीड़ भरे डांस फ्लोर के किनारे किनारे चलने लगा। वो रॉन को बेग्रोविच के बारे में बताना चाहता था, लेकिन रॉन डांस फ्लोर के बीचों बीच हरमाइनी के साथ डांस कर रहा था। हैरी एक सुनहरे खंबे से टिककर जिनी को देखता रहा, जो अब फ्रेड और जॉर्ज के दोस्त ली जॉर्डन के साथ डांस कर रही थी। हैरी रॉन के किए वादे के बारे में सोचकर अपनी जलन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसने पहले कभी कोई शादी नहीं देखी थी, इसलिए वह यह फैसला नहीं कर पाया कि शादी के जादूगरों के जश्न और मगलुओं के जश्न में क्या अंतर होता होगा। वैसे उसे पूरा यकीन था कि मगलुओं के जश्न में शादी के केक के ऊपर दो माया पंछी नहीं होते होंगे जो केक कटते ही उड़ जाते होंगे। उसमें भीड़ के बीच हवा में उड़ते शैंपियन की बोतलें भी नहीं होती होंगी। जब रात करीब आने लगी और तैरती सुनहरी लालटेनों से चमकते शामियाने के नीचे पतंगे मंडराने लगे, तो जश्न बेकाबू हो गया। फ्रेड और जॉर्ज काफी पहले ही फ्लर की दो कजिन्स के साथ अंधेरे में गायब हो चुके थे। चार्ली, हैग्रिड और बैगनी हैट वाले एक मोटा जादूगर एक कोने में बैठकर ओडो द हीरो वाला गीत गा रहे थे। हैरी रॉन के नशे में चूर एक अंकल से बचने के लिए भीड़ में से गुजरा, जो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हैरी उनका बेटा है या नहीं। हैरी ने एक बूढ़े जादूगर को एक टेबल पर अकेले बैठा देखा। सफेद बालों के बादल के कारण वह किसी पुरानी पीली घड़ी जैसे दिख रहा था, और सबसे ऊपर दीमक खाया फ्लैट हैट था। हैरी को वो जाना पहचाना लग रहा था। दिमाग पर जोर डालने के बाद हैरी को अचानक याद आया कि यह तो एल्फियस डोज हैं, जो मायापंछी के समूह के सदस्य हैं और जिन्होंने डंबलडोर की श्रद्धांजलि लिखी थी। हैरी उनके करीब गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, डोज ने कहा। उनकी आवाज ऊंचे सुर वाली और घरघराई हुई थी। हैरी उनकी तरफ झुका। मिस्टर डोज, मैं हैरी पॉटर हूँ। डोज के मुंह से आ निकल गई। प्यारे बच्चे, आर्थर ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर हो और तुमने भेस बदल रखा है। मैं बहुत खुश, बहुत सम्मानित हुआ। खुशी की बौखलाहट में डोज ने हैरी के लिए शैंपियन का एक प्याला भर लिया। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखने के बारे में सोच रहा था, वे फुसफुसाकर बोले। डंबलडोर के जाने के बाद सदमा, और तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ा रहा होगा, मुझे यकीन है। डोज की छोटी आंखों में अचानक आंसू भर आए। मैंने दैनिक जादूगर में आपकी लिखी श्रद्धांजलि पढ़ी थी, हैरी ने कहा। मुझे पता नहीं था कि आप प्रोफेसर डंबलडोर को इतनी अच्छी तरह से जानते थे। सबसे अच्छी तरह से, डोज ने अपनी आंखें रुमाल से पोंछते हुए कहा। निश्चित रूप से मैं उन्हें सबसे लंबे समय से जानता हूँ, अगर तुम एबरफोर्थ को न गिनो, और जाने क्यों लोग एबरफोर्थ को नहीं गिनते हैं। दैनिक जादूगर के बारे में मैं नहीं जानता कि क्या क्या आपने उसमें देखा, मिस्टर डोज? ओह, मुझे एल्फियस कहो मेरे बच्चे। एल्फियस, मुझे नहीं पता कि क्या आपने डंबलडोर के बारे में रीटा स्कीटर का इंटरव्यू पढ़ा था। डोज के चेहरे पर गुस्से के रंग आ गए। ओ हाँ हैरी, मैंने उसे देखा था। वह औरत, या इससे ज्यादा सटीक शब्द होगा वह गिद्ध, मुझे लगातार परेशान करती रही कि मैं उससे बात कर लूं, लेकिन यह कहते हुए शर्म आती है कि मैं थोड़ा असभ्य हो गया और उसे परेशान करने वाली ट्राउट मछली कह दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने मेरी अक्ल को ही शंका के कटघरे में खड़ा कर दिया। हैरी ने आगे कहा, देखिए, उस इंटरव्यू में रीटा स्कीटर ने यह संकेत दिया था कि प्रोफेसर डंबलडोर युवावस्था में गुप्त कलाओं के प्रयोग करते थे। उसके एक भी शब्द पर यकीन मत करना, डोज ने तत्काल कहा। एक शब्द पर भी नहीं हैरी। किसी चीज को एल्बस डंबलडोर से जुड़ी अपनी यादों पर खालिद मत होने देना। हैरी ने डोज के गंभीर दर्द भरे चेहरे को देखा, लेकिन आश्वस्त होने के बजाय वह कुंठित महसूस करने लगा। क्या डोज सचमुच सोचते हैं कि हैरी इतनी आसानी से विश्वास न करने का विकल्प चुन सकता था? क्या डोज यह नहीं समझ पाए कि हैरी पक्का करना चाहता था, हर चीज जानना चाहता था? शायद डोज ने हैरी की भावनाओं का अंदाजा लगा लिया, क्योंकि वह चिंतित दिखने लगे और जल्दी से आगे बोले। हैरी, रीटा स्कीटर एक भयंकर, लेकिन एक तीखी हंसी ने बीच में बाधा डाल दी। रीटा स्कीटर, ओ वो कितना अच्छा लिखती है, मैं तो हमेशा उसके लेख पढ़ती हूँ। हैरी और डोज ने ऊपर देखा। वहां म्यूरियल आंटी खड़ी थीं। उनके हैट पर पंख नाच रहे थे और उनके हाथ में शैंपेन का प्याला था। पता है, उसने डंबलडोर पर एक पुस्तक लिखी है। हेलो म्यूरियल, डोज ने कहा। हाँ, हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। सुनो लड़के, मुझे अपनी कुर्सी दो, मेरी उम्र 107 साल है। लाल बालों वाला एक वीजली कजिन दहशत में अपनी कुर्सी से उछला। म्यूरल आंटी ने आश्चर्यजनक ताकत से कुर्सी घुमाई और डोज तथा हैरी के बीच में जमकर बैठ गईं।
हेलो, एक बार फिर बैरी, या तुम्हारा नाम चाहे जो हो, उन्होंने हैरी से कहा। तो एल्फियस, तुम रीटा स्कीटर के बारे में क्या कह रहे थे? जानते हो, उसने डंबलडोर की जीवनी लिखी है। मैं उसे पढ़ने के लिए बेताब हूँ। मुझे याद से फ्लरिश एंड बॉल्स को इसका ऑर्डर देना होगा। दोस्त ये सुनकर सख्त और गंभीर दिखने लगा, लेकिन म्यूरल आंटी ने अपना प्याला खाली कर दिया और गुजरते हुए एक वेटर को बुलाने के लिए अपनी पतली उंगलियां चटकाई ताकि वो भरा हुआ प्याला थमा दे। उन्होंने शैंपेन का एक और बड़ा घूंट लिया तथा डकार लेकर बोली, भरवा मेढक जैसे दिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। एल्बस के इतने सम्मानित और सम्मानजनक बनने से पहले उनके बारे में बहुत सारी अजीब अफवाहें फैली थी। अज्ञानियों की आलोचना, डोज ने कहा, जिनका चेहरा अचानक एक बार फिर गाजर जैसे रंग का लाल हो गया था। तुम तो यह कहोगे ही एल्फियस, म्यूरल आंटी ने कहा। मैंने देखा था कि तुम अपनी श्रद्धांजलि में कीचड़ भरे गड्ढों को लांग कर कैसे निकले थे। मुझे अफसोस है कि आप ऐसा सोचती हैं, डोज ने और भी ठंडे स्वर में कहा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं दिल से लिख रहा था। ओह, हम सभी जानते हैं कि तुम डंबलडोर की पूजा करते थे। मैं तो कहूंगी कि तुम तो डंबलडोर को हमेशा संत मानोगे, भले ही ये पता चल जाए कि उन्होंने अपनी नाकारा बहन की हत्या की थी। म्यूरियल, डोज ने आवेश में कहा। हैरी के सीने में ठंडेपन का एहसास भर गया, जिसका शैंपेन में डली बर्फ से कोई लेना देना नहीं था। आपका क्या मतलब है? उसने म्यूरियल से पूछा। कौन कहता है कि उनकी बहन नकारा थी? मुझे तो लगता था कि वो बीमार थी। तब तो तुम्हें गलत लगता है ना बैरी? म्यूरियल आंटी ने कहा, और उन्हें इस बात में मजा आ रहा था कि वे कैसा असर छोड़ रही हैं। खैर, चाहे जो हो, तुम इसके बारे में क्या जानो? यह सब बरसों पहले हुआ था। तब तो तुम्हारे इस दुनिया में आने की कोई संभावना भी नहीं थी। सच्चाई तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भी जो तब जिंदा थे कभी नहीं जान पाए कि सचमुच क्या हुआ था। इसलिए तो मैं पता लगाने के लिए बेताब हूँ कि स्कीटर ने कौन से गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। डंबलडोर ने अपनी नकारा बहन को काफी समय तक कैद रखा था। झूठ, डोज ने घरघराती आवाज में कहा। सरासर झूठ। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी बहन नकारा थी। हैरी बिना सोचे समझे बोल उठा। उसके भीतर अब भी ठंडक का एहसास था। वे तुम्हें क्यों बताते? म्यूरल ने कहा, और हैरी को ठीक से देखने की कोशिश में अपनी सीट पर थोड़ा सा लहराई। एल्बस ने एरियाना के बारे में कभी कुछ इसलिए नहीं कहा, एल्फियस ने भावना से भरी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट था। वे उसकी मौत से इतने टूट गए थे। तो फिर वो लड़की कभी किसी को दिखी क्यों नहीं एल्फियस? म्यूरियल चीखते हुए बोली। हम में से आधे लोग को उसके जिंदा होने का तब तक पता नहीं चला जब तक कि उसका कफन मकान से बाहर नहीं निकला और उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई। तुम्हारे संत एल्बस तब कहाँ थे जब एरियाना कोठरी में बंद थी, हॉगवर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे और अपने घर में हो रहे घपले पर ध्यान नहीं दे रहे थे? आपका क्या मतलब है कोठरी में बंद थी? हैरी ने पूछा। मामला क्या था? दोस्त दुखी दिख रहे थे। म्यूरल आंटी एक बार फिर हंसी और हैरी की बात का जवाब देने लगी। डंबलडोर की माँ भयंकर औरत थी, सचमुच भयंकर। मगलू घर में पैदा हुई थी। हालांकि मैंने सुना है कि वह शुद्ध खून का नाटक करती थी। उन्होंने इस तरह का कभी नाटक नहीं किया। केंड्रा बहुत भली महिला थी, डोज ने दुखी स्वर में फुसफुसा कर कहा। लेकिन म्यूरल आंटी ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। घमंडी और बहुत दबंग, ऐसी जादूगरनी जो नकारा बच्ची पैदा होने पर दहशत में आ गई। एरियाना नकारा नहीं थी, डोज ने घरघराती हुई आवाज में कहा। वो तो तुम कहोगे ही एल्फियस, लेकिन यह तो बताओ कि फिर वो कभी हॉगवर्ट्स में पढ़ने क्यों नहीं गई? म्यूरल आंटी ने कहा। वे हैरी की ओर मुड़ी। हमारे जमाने में रकारा लोगों को अक्सर छिपा कर रखा जाता था। हालांकि किसी छोटी लड़की को घर में कैद करना और यह नाटक करना कि वह जिंदा ही नहीं है काफी ज्यादतीपूर्ण था। मैं कहे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, डोज ने कहा, लेकिन म्यूरल आंटी बुलडोजर की तरह आगे चलती रही और अब भी हैरी को संबोधित करती रही। नकारा लोगों को आमतौर पर मगलू स्कूलों में भेजा जाता था और मगलू समुदाय में घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यह जादूगरों की दुनिया में भेजने से ज्यादा दयालुतापूर्ण था, जहां वे हमेशा दूसरे दर्जे के ही रहते। लेकिन जाहिर है, केंड्रा डंबलडोर अपनी बेटी को किसी मगलू स्कूल में भेजने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एरियाना की हालत बहुत नाजुक थी, डोज ने हताशा में कहा। उसकी सेहत हमेशा खराब रहती थी, जिसकी वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, म्यूरल आंटी ने ठहाका मारते हुए कहा। लेकिन फिर भी उसे कभी सेंट मंगोज अस्पताल नहीं ले जाया गया। उसे देखने के लिए किसी उपचारक को घर नहीं बुलाया गया। सचमुच म्यूरियल, आपको यह कैसे पता चल सकता है कि? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं एल्फियस, मेरा कजिन लेंसलॉट उस वक्त सेंट मंगोज में उपचारक था और उसने मेरे परिवार को विश्वास में लेकर यह रहस्य बताया था कि एरियाना को वहां कभी लाया ही नहीं जाया गया था। लेंसलॉट को यह बहुत संदिग्ध लगा था।
डोज आंसुओं के कगार पर दिख रहे थे। लग रहा था म्यूरल आंटी को बड़ा मजा आ रहा था और शैंपेन बुलवाने के लिए उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाई। हैरी ने सोचा कि डसली परिवार ने उसे किस तरह एक बार कैद करके ताले में बंद रखा था, सबसे छिपा कर रखा था, सिर्फ जादूगर होने के अपराध के लिए। क्या डंबलडोर की बहन को यही सब विपरीत कारण से झेलना पड़ रहा था, जादू न आने के कारण? और क्या डंबलडोर सचमुच अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़कर अपनी प्रतिभा तथा योग्यता साबित करने हॉगवर्ट्स चले गए थे? देखो, अगर कैंड्रा पहले नहीं मरी होती, म्यूरियल ने आगे कहा, तो मैं तो यही कहती कि उसी ने एरियाना को मारा होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हो म्यूरियल? डोज ने दर्द भरी आवाज में कहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? जरा सोचिए तो सही, आप क्या कह रही हैं? अगर वह माँ अपनी बेटी को बरसों तक कैद रख सकती है तो क्यों नहीं? म्यूरल आंटी ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, यह जमता नहीं है क्योंकि केंड्रा एरियाना से पहले ही मर गई थी। जाहिर है किसी को भी पक्का पता नहीं है। और कोई शक नहीं कि एरियाना ने ही उनकी हत्या की होगी, डोज ने व्यंग की साहसिक कोशिश करते हुए कहा। है ना? हाँ, एरियाना ने आजाद होने की कोशिश की होगी और इस संघर्ष में कैनरा को मार डाला होगा, म्यूरल आंटी ने सोचते हुए कहा। अपना सिर चाहे जितना हिलाओ एल्फियस, तुम एरियाना की अंत्येष्टि में गए थे, है ना? हाँ, मैं गया था, डोज ने कांपते हुए होठों से कहा। और इससे ज्यादा दुखद अवसर मुझे याद नहीं है। एल्बस का दिल टूट गया था। सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, क्या एबरफोर्ड ने अंत्येष्टि के दौरान एल्बस की नाक नहीं तोड़ी थी? अगर डोज पहले दहशत में दिख रहे थे तो यह उसकी तुलना में कुछ नहीं था जैसे वे अब दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे म्यूरियल ने उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। म्यूरियल ने जोर से ठहाका मारा और शैंपेन का एक घूंट लिया जो उनकी ठुड्डी पर बहने लगा। आप कैसे? डोज ने टूटी आवाज में कहा। मेरी माँ बेथिल्डा बैकशॉट की पुरानी सहेली थी, म्यूरल आंटी ने चहकते हुए कहा। बेथिल्डा ने माँ को पूरी बात बताई। उस वक्त मैं दरवाजे पर कान लगा कर सुन रही थी। कफन के पास झगड़ा। बेथिल्डा ने बताया कि एबरफोर्ड ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि एल्बस की गलती के कारण ही एरियाना की मौत हुई है, और फिर उसने एल्बस की नाक पर मुक्का जमा दिया था। बेथिल्डा के अनुसार एल्बस ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। और ये अपने आप में अजीब बात है। एल्बस एबरफोर्थ को द्वंद्व युद्ध में बड़ी आसानी से हरा सकता था, दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे होने के बाद भी। मिरल ने और शैंपियन पी। इन पुराने स्कैंडलों के बारे में बात करने में वे उतनी ही खुश दिख रही थी जितने कि डोज दहशत में दिख रहे थे। हैरी नहीं जानता था कि क्या सोचे या किसकी बात पर यकीन करे। वह तो सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन डोज बस चुपचाप बैठे थे और कमजोर ढंग से यही राग अलापे जा रहे थे कि एरियाना बीमार थी। हैरी को इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही थी कि अपने घर में इस तरह की क्रूरता के बावजूद डंबलडोर ने हस्तक्षेप नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी कहानी में कोई बात तो अजीब थी। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, म्यूरल ने हिचकी लेकर अपना प्याला नीचे करते हुए कहा। मुझे लगता है कि बेथिल्डा ने रीटा स्कीटर के सामने डंबलडोर का भांडा फोड़ दिया है। स्कीटर के इंटरव्यू में डंबलडोर परिवार के एक करीबी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बहुत सारे संकेत हैं। बेथिल्डा हरियाणा वाले मामले में पूरे समय वही थी और यह सटीक बैठता है। बेथिल्डा रीटा स्कीटर से कभी बात नहीं करेगी, डोज ने फुसफुसा कर कहा। बेथिल्डा बैकशॉट, हैरी ने कहा, जादू का इतिहास की लेखिका। यह शीर्षक हैरी की एक पुस्तक पर छपा था। हालांकि सच तो यह था कि उसने पुस्तक को एक बार भी ध्यान से नहीं पढ़ा था। हाँ, डोज ने कहा और हैरी के सवाल को ठीक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह कोई डूबता हुआ आदमी लाइफ बोट को पकड़ता है। एक बहुत ही योग्य जादू इतिहासकार और एल्बस की पुरानी मित्र। मैंने सुना है इन दिनों उसका दिमाग चल गया है, म्यूरल आंटी ने चहकते हुए कहा। डोज बोले, अगर ऐसा है तो स्कीटर ने इसका फायदा उठाकर बहुत गलत किया है, और तब हमें बेथिल्डा की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ओह, यादें लौटाने के तरीके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि रीटा स्कीटर उन सब के बारे में जानती होगी, म्यूरल आंटी ने कहा। लेकिन अगर बेथिल्डा पूरी तरह सटिया भी गई हो तो भी मुझे यकीन है कि उसके पास पुरानी तस्वीरें होंगी, शायद चिट्ठियां भी होंगी। वो डंबलडोर परिवार को बरसों से जानती थी। मुझे लगता है कि रीटा की गॉड्रिक हॉलो की यात्रा सार्थक रही होगी। हैरी के गले में बटर बियर का घूंट अटक गया और वो खांसने लगा। डोज ने उसकी पीठ पर हाथ मारा। हैरी ने पानी भरी आंखों से म्यूरल आंटी को देखा। आवाज लौटने पर उसने पूछा, बेथिल्डा बैकशॉट गॉड्रिक्स हॉलो में रहती थी? ओह हाँ, वह शुरू से ही वहीं रहती है।